11 का जो फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय वो पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक जानकारी है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आपके पहली है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n से व्यक्त करते हैं, जो कि आपको पता है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, और ये 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, सभी पॉजिटिव होती है। अगला है आपके पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या होता है, केवल 0 इंक्लूड होता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या ये होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को W से व्यक्त करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। इसी प्रकार अगली है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, जो प्लस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्या है, दोनों और प्लस में 0, प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या बीच में 0। ठीक है, ये होती है आपके पूर्णांक संख्या। इसको Z से व्यक्त करते हैं। बाद में ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। धन पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस वाली आ जाएगी और ऋण पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या Z से व्यक्त करते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3। इसको इसी प्रकार लिखना है। आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें यदि पूछ ले कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो पहले -3 लिखना है, फिर -2 -1 फिर 0 1 2 3 इस प्रकार लिखना है। ठीक है, अगला आपके परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को Q से व्यक्त करते हैं, और परिमेय संख्या वह होती है जिसमें P बटा, वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी जो हमें पता है भिन्न होती है अंश बटा हर, तो हर है ना वो नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो होती है परिमेय संख्या। और जो P और Q होती है वो पूर्णांक संख्या ही होती है, यानी P और Q बिलोंग्स टू करना चाहिए Z में। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा आपकी पूर्णांक संख्या Z -3 -2 -1 ये हो जाएगा। सॉरी, परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या में जो P और Q होती है उसको Z से व्यक्त कर, वो P और Q वो बिलोंग्स टू होती है Z में। ठीक है, अगली अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को I से व्यक्त करते हैं, और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसमें P बटा Q में जो Q होता है, Q का मान 0 हो सकता है, और अपूर्ण वर्ग संख्या है। अपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, √2 √3, ये क्या होगी अपरिमेय संख्या। और √4 होगी, ध्यान रखना वो परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि √4 का मान 2 आएगा, और √9 भी परिमेय संख्या होगी, इसका मान 3 आएगा। ठीक है, जिसका वापस वर्गमूल नहीं आता वो अपरिमेय संख्या होती है। अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला ले तो वास्तविक संख्या होती है, इसको R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये R हो गया। धन पूर्णांक संख्या अभी बताया था कि इसको, ये इधर वाली धन पूर्णांक संख्या Z प्लस और इधर वाली ऋण पूर्णांक संख्या Z माइनस। ठीक है, और बीच में 0 आता है। तो धन पूर्णांक संख्या होगी Z प्लस 1 2 3 4 आगे अनंत तक चलती है, और ऋण पूर्णांक संख्या जिसको Z माइनस से व्यक्त करते हैं, जो माइनस वाली संख्या होती है वो ऋण पूर्णांक संख्या होती है। अगला टॉपिक है आपके महत्वपूर्ण प्रतीक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समुच्चय जो आपका पूरा चैप्टर है उसमें जो प्रतीक काम में आएगी वो मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, क्योंकि उनका एक अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा थीटा, गामा, तो इनका अलग अलग, इसको अलग अलग नाम से पुकारते। इसी प्रकार आपके पहला ये प्रतीक, इसको तो ग्रेटर देन, इसको लेस देन बोलते हैं, लेकिन ये अलग है। जब इस प्रकार का प्रतीक हो तो इसका मतलब है एंड या और इसको पढ़ेंगे कैसे, A एंड B। ठीक है, आगे आपके चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, अगला इस प्रकार हो तो इसको बोलते हैं O या, यानी इसको क्या बोलेंगे A और B। ठीक है, ये बराबर का नहीं होगा, इसको या के रूप में बोलना है, यानी अक्ष या A। ठीक है, अगला है, इसको हिंदी में तो बोलते हैं संबंधित है, और इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बोलूंगा जैसे एक बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब है जो एक है वो संबंधित है n से, यानी एक किससे संबंधित है n से, यानी n प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, तो एक संबंधित है n से। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि 0 संबंधित है n से, क्योंकि 0 है ना n में नहीं होता है। ठीक है, 0 संबंधित है W से, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू संबंधित है, यानी एक संबंधित है n से। इसको आप इंग्लिश में बोलना एक बिलोंग्स टू n। अगला है, इसको ऐसे लिखना है, इस प्रकार लिख के ऊपर से यहाँ से ये एक तीर एक रेखा खींचनी है, संबंधित नहीं है, यानी 0 नॉट बिलोंग्स टू n, यानी 0 n में नहीं है। ठीक है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ये जो चिन्ह है ये है आपके उपसमुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है जैसे कोई समुच्चय A बराबर है 1 2 3 4। ठीक है, और समुच्चय B है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जो ये A होगा ये B का सबसेट होगा।
सबसेट कैसे होगा? इसमें जो भी अवयव है ए में, वो बी में सारे अवयव उपस्थित है, उसको उपसमुच्चय कहते हैं। मैं जो अगला पार्ट होगा उसमें आपको बताऊंगा उपसमुच्चय किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यानी जो इसमें अवयव होंगे उसमें से सभी अवयव, एक के जो सभी अवयव है वो बी में उपस्थित होंगे, ठीक है। एक और उदाहरण देकर बता देता हूं आपको। जैसे ए में है ए बी सी डी और बी में है ए बी सी डी और ई, तो ये ए है, ये सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इस प्रकार। और यदि इसमें उपस्थित नहीं हो तो इसको बोलते हैं उपसमुच्चय नहीं है, यानी नॉट सबसेट ए इक्वल टू जैसे ए बी सी और बी इक्वल टू है डी ई, तो ये उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि जो ए के अवयव है वो बी में उपस्थित नहीं है, ये ए बी सी इसमें उपस्थित नहीं है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपके ये जो प्रतीक है इसको बोलते हैं सभी के लिए, यानी x बिलोंग्स टू r और फॉर ऑल x है, यानी सभी के लिए x, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा ये आपके प्रतीक। अब आते हैं आपके जो मेन टॉपिक है, प्रश्नावली का मेन टॉपिक है समुच्चय। तो इसके पहले आप डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि एक नंबर में आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो वस्तुओं की सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। जो भी समूह है वो सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं, ए बी सी डी से, ठीक है। जिस प्रकार हमने पहले अभी पढ़ा था कि पूर्ण प्राकृत संख्या को n से व्यक्त करते हैं, पूर्ण संख्याओं को w से व्यक्त करते हैं, तो उसमें w बड़ा लिखते हैं और n भी बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगला है, इसमें उपस्थित अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं, यानी जो समुच्चय होगा उसको तो बड़े अक्षरों से लिखेंगे और जो अंदर अवयव होंगे उसको छोटे अक्षरों से लिखेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, तो ये एक समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि कक्षा 11 का एक समूह है, ठीक है। अगला है आपके क्रिकेट टीम का समुच्चय। हमें पता है 11 खिलाड़ी होते हैं और उसका अलग से हमें समुच्चय बना सकते हैं, लेकिन जो अगला है ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें कक्षा में लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय। तो यदि ये इस प्रकार देता है कि 5 फुट वाले विद्यार्थी या 6 फुट वाले विद्यार्थी, तो उसका तो हम अलग समूह बना सकते थे, लेकिन ये बोल रहा है कक्षा में लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय। तो लंबे तो अब कितने भी हो सकते हैं, 5 फुट वाले, 6 फुट वाले, कितने भी हो सकते हैं, तो ये समुच्चय नहीं होगा। आपके प्रश्नावली 1.1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए कि कौन सा समुच्चय है या नहीं है, ठीक है। अब अगला है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण की 2 विधियां आपके। पहली विधि है सारणीबद्ध या रोस्टर रूप और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण रूप। ये भी आपकी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। उसमें पूछा है कि निर्माण रूप में लिखिए और रोस्टर रूप में लिखिए। तो मैं बता देता हूँ आपको निर्माण रूप और रोस्टर रूप क्या होता है। पहला आपके सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। तो सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में क्या है कि जो समुच्चय है उसमें अवयव हमें दिखाने हैं कि कौन कौन से अवयव है इसमें। n बराबर 1 2 3 4 5 ये एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और इसमें हमें बताना है कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है इसमें, ठीक है। और निर्माण रूप में क्या करना है, निर्माण रूप में ऐसे लिखना है x इस प्रकार है, x इसको बोलना है इस प्रकार, ठीक है। x इस प्रकार है, x एक प्राकृत संख्या है। अब हमें ये दिया होगा तो ये निकालना है, या ये दिया होगा ये निकालना है, ठीक है। अगला है आपके एक विशेष पॉइंट है इसमें, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी अवयव 2 बार ना हो। यानी जो ये रोस्टर रूप है, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप है, इसमें कोई भी अवयव हम लिखते तो उसको 2 बार नहीं लिखना है। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया स्कूल के शब्दों का समुच्चय बनाइए। तो ऐसे व्यक्त करेंगे और इस मंजिल कोष्ठक में इसको लिखेंगे SCHOOL। ये समुच्चय हो गया, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि ये यहाँ पर 2 बार आ रहा है। ओ हमें पता है, मैंने विशेष करके लिखा है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अवयव 2 बार ना हो, ठीक है। तो ये 2 बार नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। तो ये तो हो गया गलत। सही क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ए बराबर ऐसे लिखेंगे SCHOL इस प्रकार, ठीक है। एक और उदाहरण बता देता हूं आपको। यदि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 2 3 4 8
2, तो यहाँ पर 2 3 बार आया हुआ है, 1 2 3 बार, तो इसको एक ही बार लिखना है, तभी ये समुच्चय कहलाता है, नहीं तो समुच्चय नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, सही होगा इसका 1 2 3 4 और 8 इस प्रकार। अगला टॉपिक है आपके उपसमुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबसेट। इसकी डेफिनेशन है, यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो तो बी को समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहते हैं तथा ए को बी का अधि उपसमुच्चय कहते हैं। इसका मतलब है, मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूं कि उपसमुच्चय और अधि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। जैसे कि ए है 1 2 3 और 4 और बी है 1 2 3 4 5 6, इसके अवयव इस बी में, तो ए हो गया उपसमुच्चय और बी हो गया अधि उपसमुच्चय। ठीक है, अगला इसमें मैं आपको विशेष पॉइंट बता देता हूं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि बी सबसेट ए का है और ए सबसेट बी का है तो ए व बी दोनों बराबर होंगे। यानी एग्जाम्पल देके बता देता हूं मैं आपको, आराम से समझ में आ जाएगा। ए बराबर है यदि 1 2 3 और बी बराबर है 1 2 3, तो इसमें जो डेफिनेशन के हिसाब से देखिए तो ए के प्रत्येक अवयव बी में है और बी के प्रत्येक अवयव ए में है, तो ये ए सबसेट हो गया बी का और बी सबसेट हो गया ए का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी। और जो समान समुच्चय होते हैं उसकी डेफिनेशन होती है उनके प्रत्येक अवयव समान होने चाहिए और समान संख्या में होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अगला आपके विशेष पॉइंट है, यदि ए सबसेट बी का है, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है तथा बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं। ये कह रहा है कि जैसे ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 1 2 3 4 5, तो ये ए सबसेट है बी का और सेकंड जो आपके स्थिति है इसमें बताया हुआ नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं, अभी बताया था समान समुच्चय होते हैं उसमें अवयव समान होते हैं, तो इसमें 1 2 3 अवयव है, उसमें 1 2 3 4 5 अवयव है, तो ये समान नहीं है। तो इस ए को बोलेंगे उचित उपसमुच्चय और बी को बोलेंगे अधि उपसमुच्चय। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है आपकी चैप्टर में अंतराल। आपके प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में दिया हुआ है कि समवर्त अंतराल में लिखिए, विवर्त अंतराल में लिखिए। तो मैं बता देता हूँ समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल किसे कहते हैं। विवर्त अंतराल है उसमें इस छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है और समवर्त अंतराल उसमें मंझले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इसके बीच में जो अंतर है वो बता देता हूं मैं आपको। विवर्त अंतराल में छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, समवर्त अंतराल में बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो ये वास्तविक रियल लाइन है, वास्तविक संख्या है, इसमें इस गोले को पूरा नहीं भरते हैं, लेकिन जो समवर्त अंतराल है उसमें इस गोले को पूरा भरते हैं। ठीक है, और इसमें ग्रेटर देन और लेस देन ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें एक इक्वल का साइन आता है नीचे समवर्त अंतराल में। ठीक है, और यदि हम बात करें इसको निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, तो निर्माण रूप में लिखने के लिए x इसमें लिखेंगे, x इस प्रकार है, a b से छोटा है a और b से छोटा है x और a से बड़ा है। ठीक है, इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा और इसमें यहाँ पर इक्वल का साइन रहेगा। आज की वीडियो में आपको मैंने जो टॉपिक समवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल और समुच्चय बता दिया है। अगले जो पार्ट 2 होगा उसमें प्रश्नावली 1.1 आपको बताई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।